आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में झारखंड बोर्ड विषय विज्ञान का कक्षा 10वीं का जो है मॉडल सेट 2 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आपको ऑलरेडी मालूम है कि फुल मार्क 40 रहेगा, 1.5 घंटे का आप लोगों को समय दिया जाएगा और कुल प्रश्नों की संख्या 19 दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका सेक्शन ए से है, जिसमें ये कह रहा है कि किन्हीं 5 प्रश्नों का ही उत्तर दीजिए, जिसमें कि आपका प्रत्येक प्रश्न जो है 2-2 अंकों का होगा। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक लिखिए। किसी चालक में विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आप लोगों को लिखना है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा मापने के लिए ए मीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक लिखें। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, हाँ या नहीं। तो इसका आंसर आपको देना है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। किसी तार का प्रतिरोध तार की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और ताप पर निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि 2 ऐसे धातुओं का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम तथा पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है CH3COCH3 C2H4 में कौन कौन सा प्रक्रियात्मक समूह उपस्थित है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप इसको जो है अच्छे से समझिएगा। देखिए CH, ठीक है, CH3 जरा ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CH3COCH3 में प्रक्रियात्मक जो समूह है वो -CO है, जो कि आपका कीटन है। ठीक है, जो कि इसका नाम होता है कीटन। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। और C2H4 में जो है प्रक्रियात्मक समूह जो होता है वो एल्कीन होता है, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n माइनस नहीं होता है, CnH2n, यही होता है प्रक्रियात्मक समूह। ठीक है, आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म क्या है। तो इसका आंसर आप लोगों को देना है कि पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले प्राचीन सजीवों के अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छापों को पृथ्वी की सतह में पाए जाते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे छापे हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है छोमा का पोमो का अनुस्वर छापों। ठीक है, इस तरह लिखना है। छापों को पृथ्वी के सतह में पाए जाते हैं, उन्हें जो है जीवाश्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वंशानुगत लक्षण से आप क्या समझते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वंशानुगत जो लक्षण है वो अनुवांशिकी के जो होता है, जो परिभाषित करते हैं, स्वयं वही आपको परिभाषित करना है, क्योंकि अनुवांशिकी और वंशानुगत एक ही को कहा जाता है। ठीक है, देखिए आपको क्या आंसर देना है कि माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी आसानी से संचरित होने वाले मौलिक गुण अनुवांशिक गुण कहलाते हैं, और अनुवांशिक गुण के संचरण की प्रक्रिया एवं उनके कारण का अध्ययन को अनुवांशिकी या वंशानुगत कहा जाता है। जिस तरह आपको मैंने आंसर बताया है, इसी तरह आप लोगों को लिख देना है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण देखिए। देखिए दोस्तों, खाद्य श्रृंखला का उदाहरण बहुत सारे होते हैं, सिर्फ आपका एक बताना है। तो मैंने यहाँ पे एक जो है आप लोगों को बता दिया है, घास, हिरण, बाघ, जो कि आपका ये जो है प्रथम उत्पादक हो जाएगा, फिर हिरण हो जाएगा, फिर बाघ हो जाएगा। घास को जो है हिरण खाती है और हिरण को बाघ खा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर देना है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 8वां नंबर, जो कि सेक्शन बी से है, जो कि प्रत्येक सवाल 3-3 क्वेश्चन का है और 5 ही प्रश्नों का जो आपको आंसर देना है कि ओम का नियम बताइए। इस नियम के आधार पर विभवांतर तथा विद्युत धारा में संबंध लिखिए। प्रतिरोध का परिभाषित कीजिए। ठीक है, प्रतिरोधों को जो है परिभाषित करना है। देखिए इसमें 3 सवाल पूछे गए हैं। तो पहला जो आपका आंसर देना है ओम का नियम। तो ओम का नियम पर लिखना इस तरह से, नियत ताप पर किसी चालक तार में प्रवाहित धारा का प्रावल्य चालक तार के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। जिस तरीके से आपको यहाँ पे मैंने लिखा हुआ V समानुपात I, उसके बाद आपको लिखना है V बराबर IR। ठीक है, इस तरीके से लिखना है V बराबर IR। उसके बाद लिखना है R बराबर V बटा I, जहां पर जो R जो है प्रतिरोध स्थिरांक है। इस तरीके से आपको लिख देना है, ये आपका संबंध हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी का जो है प्रतिरोध
का जो परिभाषित करना है उसको भी मैं बता देता हूं। देखिए किस तरह लिखना है, किसी पदार्थ का वह गुण जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है उस पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध या सिर्फ प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोधों को आर द्वारा सूचित किया जाता है, यानी कि बड़ी आर जो है उसके द्वारा सूचित किया जाता है, और इसका एसआई मात्रक जो है वो ओम होता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है। क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण लिखें। तो इसका आंसर आप लोगों को लिखना है, चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जो लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण इस प्रकार है। पहला लिखना है, ध्रुव के पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिक प्रबल होती है, यानी कि धनात्मक होती है। और दूसरा लिखना है, क्षेत्र रेखा अधिक निकट होती है तो यह एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र अंकित करता है। तो इस तरीके से आपको आंसर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन 10वां नंबर है। कह रहा है कि संचारण किसे कहते हैं, इसे से सुरक्षा के उपाय बताइए, यानी कि संचारण से बचने के लिए कोई उपाय आप लोगों को बताना होगा। तो देखिए इसका आंसर आप लोगों को देना है कि जब किसी धातु को अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में छोड़ दिया जाता है तो वह धातु की परत दर परत क्षय होने लगती है। इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। और इसके सुरक्षा के उपाय, जो कि यहाँ पे मैंने 2 उपाय बताए हैं, आपको कोई भी 3-4 उपाय बता सकते हैं, मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 ही उपाय बताया हुआ है। तो देखिए आपको यहाँ पे लिखना है, लोहे की वस्तु को पैंट करके, तेल लगाकर, ठीक है, या आप कह सकते हैं जस्तीकरण करके, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए दोस्तों, यह जो क्वेश्चन 11 नंबर आप जो देख रहे हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से जो है पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए और पूरी तरह से इसको रट लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा, 100% आएगा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए इसको लिखना है हाइड्रोकार्बन, ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में निम्नलिखित अंतर है। तो आपको इस तरह से ढांचा देना है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो पहला लिखना है कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के चारों संयोजकताएं एकल बंधन द्वारा संयुक्त संतुष्ट करती है या रहती है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में लिखना है कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध या त्रिबंध होते हैं उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसी का दूसरा पॉइंट में लिखना है, ये बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं। और असंतृप्त में लिखना है, ये अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। इसका तीसरा पॉइंट लिखना है, इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होते हैं। और इस असंतृप्त में लिखना है, इसमें द्विबंध वाले का समान सूत्र CnH2n होता है और त्रिबंध वाले सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है, जहां पर कि n बराबर 2, 3, 4 इस तरीके से आदि हो सकता है। चलिए इसी का जो है चौथा पॉइंट आप लोगों को देना है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में इसे एल्केन कहते हैं। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन भी कहा जाता है। और इसी का चौथा पॉइंट में आप लोग ने, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में इसमें द्विबंध वाले को एल्कीन और त्रिबंध वाले को एल्काइन कहते हैं। ठीक है, इसका पांचवा पॉइंट लिखना है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में इसका प्रथम सदस्य जो है मीथेन है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में लिखना है कि इसमें द्विबंध वाले प्रथम सदस्य एथीन और त्रिबंध वाले प्रथम सदस्य एथाइन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है, कहता है जैव आवर्धन क्या है। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको इस तरीके से लिखना है कि आहार श्रृंखला में जीव एक दूसरे का भक्षण करते हैं। इस प्रक्रम में कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला के माध्यम से एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित हो जाते हैं, इसे ही जैव आवर्धन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर कहता है कि एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का एक चित्र बनाइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको किस तरह से चित्र बनाना है, देखो मैंने जो लिखा हुआ है, पहले आपको शीर्ष मांसाहारी लिखना है, उसके बाद नीचे लिखना है मांसाहारी, शाकाहारी, उत्पादक और सूर्य का प्रकाश। और उसको सभी को क्या करना है, ऊपर जो है तिरचिन देते जाना है, ये आपका आकृति बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन VBI है। यहाँ पे 14 नंबर कहता है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों का चयन क्यों किया। तो इसका आंसर आपको देना है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों का चुनाव इसलिए किया क्योंकि मटर का पौधा आसानी से उपलब्ध हो जाता है और यह एक साल में कई बार लगाया जा सकता था। इनके पुष्प आकार में बड़े और अधिक परागण क्षमता व
क्षमता वाले होते हैं और इसमें जो है परागण को आसानी से किया जा सकता था। मटर के पौधों को आसानी से बड़े हो जाते थे और इसका अध्ययन भी करना बहुत ही सरल था, यानी अत्यधिक सरल था। तो इसलिए जो है मटर के पौधों का जो है उपयोग किया गया, यानी कि उसका चुनाव किया गया। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सेक्शन सी से है, जिसमें क्वेश्चन कह रहा है कि किन्हीं 3 प्रश्नों का ही उत्तर दीजिए, जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न जो है 3-3 अंकों का है। पहला क्वेश्चन जो है 15 नंबर, एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोधकों को जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 तथा R3 है तो पार्श्व क्रम में जोड़ा गया तो विद्युत परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो कह रहा है, एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोधकों को जिनके प्रतिरोध R1, R2, R3 को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। पार्श्व क्रम का मतलब होता है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो आपको किस तरीके से लिखना है, देखिए आंसर आपको देना है कि सबसे पहले आप लोगों को लिखना है कि माना कि R1, R2 और R3 3 प्रतिरोधकों का समांतर क्रम में जोड़कर किसी चालक तार द्वारा किसी बैटरी से जोड़ दिया जाता है तथा बैटरी से प्रभावित धारा I विभव VA से I2 एवं I3 3 भागों में बट जाती है तथा विभव B में पुनः मिलकर मूलधारा I बन जाती है एवं प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर है, जो कि ये पूरा प्रतिरोध का विभवांतर है V। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आकृति बनाना है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, जो कि समीकरण 1 हो जाएगा। उसके बाद आपको ये जो है समांतर क्रम संयोजन यानी कि पार्श्व क्रम संयोजन का जो है आकृति बना देना है। उसके बाद व्यंजक निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को लिखना होगा व्यंजक ओम के नियम से R1 प्रतिरोध से होकर प्रभावित धारा बराबर I1 बराबर V बट्टा R1। देखिए ओम के नियम से आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि धारा बराबर जो होता है विभवांतर बटा होता है प्रतिरोध। आप लोगों को फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट बताया ही है और आप लोग इसी तरह से लिखना है, जिसको समीकरण 2 में लिख लेंगे। और उसके बाद लिखेंगे R2 प्रतिरोध से होकर प्रभावित धारा I2 बराबर V बटा R2, समीकरण 3 हो जाएगा। और R3 प्रतिरोध से होकर प्रभावित धारा बराबर I3 बराबर हो जाएगा V बटा R3, जो कि समीकरण 4 ले लेंगे। और समीकरण अब क्या करेंगे दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा, जितने भी समीकरण निकले हैं, ठीक है 2, 3, 4, उन सभी को क्या करना है, संगत जोड़ देना है। I देखिए जितना भी ये I है इसको एक साथ करेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर जितना भी ये वाला था V बटा R1, V बटा R2, V बटा R3, इसको एक साथ जो है जोड़ देंगे। उसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर भी, इसका जो अनुपात लेंगे यहाँ पे कॉमन आता है भी, तो भी को बाहर कर देंगे तो बच जाएगा I1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। तो इस तरीके से हम कॉमन करेंगे। उसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा, समीकरण फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि I बराबर 1 देखिए I बराबर हमने पढ़ा था कि I1 प्लस I2 प्लस I3, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, इसी को क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे जितना भी I1 प्लस I2 प्लस I3 था तो उसके जगह पे हम सिर्फ I लिख देंगे, यानी कि समतुल्य I हो जाएगा, मूल्य धारा हो जाएगा। बराबर लिखेंगे V इंटू 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3, जो कि समीकरण 5 ले लेंगे। अब क्या करेंगे, यदि तीनों प्रतिरोधकों का एक समतुल्य प्रतिरोध R को परिपथ में जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे लिखेंगे I बटा V बटा R, ये तो समीकरण हो जाएगा 6, जो कि आप लोगों ने पढ़ा है। मूल्य धारा निकालेंगे और मूल्य प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा समीकरण 5 तथा समीकरण 6 से तो V बटा R, देखिए I और I तो कट जाएगा ना पहले, तो इसलिए हटा दिए उसको। उसके बाद V बटा R बराबर V इंटू R1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए V और V कट जाएगा, विभवांतर जो कट जाएगा तो सिर्फ यह समतुल्य प्रतिरोध बचेगा, जो कि समीकरण के रूप में आप लोगों को लिखना है। और यही आप लोगों को जो है व्यंजक प्राप्त करना था, 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3, यही आपका आंसर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है। क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत मोटर क्या है, इसकी सिद्धांत लिखिए, एक विद्युत मोटर का नामांकन चित्र बनाइए और इसके 2 उपयोग लिखिए। तो इसके 2 उपयोग देखिए दोस्तों, मैंने जो है क्या किया है, इसमें सारी चीज़ों को ऐड किया है और आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसी तरह से आप लोगों को लिखना है। देखिए किस तरह से लिखना है, सबसे पहले आपको एक पिक्चर बनाना है, जो कि मैंने यहाँ पे
मैं आपको जो है दिखा रहा हूँ, इस तरीके से आपको जो है विद्युत मोटर का जो है पिक्चर बनाना है। उसके बाद आप लोगों को लिखना है, देखिए सभी का जो है नामांकन चित्र बना देना है। ध्रुव, कोड, कुंडली, आर्मेचर, अर्धवलय, ब्रूस, पंखा, बैटरी, जितना भी है सारा चीज को ऐड कर देना है। उसके बाद आपको परिभाषा लिखना है कि विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, तो इसी का अगला यहाँ पे पैराग्राफ चयन करने के बाद लिखना है कि विद्युत मोटर में एक विशाल नाल चुंबक होता है जिसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं। क्षेत्र चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूर्णन करने वाला एक आर्मेचर में नरम नरम लोहे की पट्टियों के ऊपर तांबों की तार की कुंडली होती है। इन पट्टियों को आर्मेचर का क्रोड कहा जाता है और आर्मेचर लोहे की छड़ द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखे हैं आर्मेचर लोहे की छड़ द्वारा जुड़ा होता है जिसे धुरी कहते हैं और धुरी के अंतिम छोर पर दो अर्धवलय यानी कि R1 और R2 व्यवस्थित होता है, यानी कि स्थगित होता है और इन वलयों से एक एक कार्बन ब्रूस इस प्रकार व्यवस्थित होता है और एक एक पेच द्वारा चालक तार के बैटरी से जोड़ दिया जाता है तथा परिपथ पूरा हो जाने पर जब आर्मेचर से धारा प्रवाहित की जाती है तब क्षेत्र चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली AB तथा CD भुजाओं पर समान मान का परंतु विपरीत दिशाओं में बल लगता है, यानी कि एक पॉजिटिव लगता है और एक निगेटिव लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे लिखना है कि इससे एक बल युग्म बनता है और जिससे आर्मेचर घूमने लगता है या घूर्णन करने लगता है। आधे घूर्णन के बाद जब CD भुजा ऊपर चला जाता है और AB भुजा नीचे आ जाता है तब वलयों के स्थान बदल जाते हैं तथा धारा की दिशा वही बनी रहती है। यानी दोस्तों धारा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ वलय की जो भुजाएं हैं उसमें परिवर्तन होता है। पहले AB ऊपर था और CD नीचे था तो क्या हुआ, अपोजिट हो गया, CD ऊपर हो गया और AB जो है नीचे हो गया और इसी प्रकार से वो ऊपर नीचे जो है घूर्णन करने लगता है। चलिए आगे यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है, कि तब वलयों के स्थान बदल जाते हैं तथा धारा की दिशा वही बनी रहती है। यदि धुरी में एक पंखे का ब्लेड जोड़ दिया जाता है या बोल्ट जोड़ दिया जाए तो पंखा घूमता रहता है, तब तक घूमता रहता है जब तक आर्मेचर से धारा प्रभावित होती रहती है। तो इसके दो उपयोग आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी कह रहा था कि इसके जो है दो उपयोग लिखिए। तो उपयोग आप लिख सकते हैं पंखों में, ठीक है, जैसे कि टेबल पंखों में, हवाई जहाजों के पंखों में, कई सारे जो है आप उदाहरण दे सकते हैं अपने अनुसार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन समाव्यता किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आप लोगों को देखना है क्या है। देखिए समाव्यता किसे कहते हैं, पेंटेन के समावयवों के नाम एवं संरचना सूत्र लिखिए। चलिए दोस्तों इसका हम देख लेते हैं। देखिए पहले लिखना है ऐसे विभिन्न यौगिक जिसका अनुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो उसे समावयव कहते हैं और इस घटना को समाव्यता कहते हैं। ठीक है, तो देखिए पेंटेन का सबसे पहले जो है आप लोगों को फॉर्मूला लिख देना है। देखिए पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए पेंटेन लिख देता हूँ। पेंटेन का जो फॉर्मूला होता है C5H12 ये होता है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, C5 को लिख देना है ऐसे करके, 3 4 देखो 3 हो गया, 4 5 इस तरह से लिख देना है। उसके बाद जितना भी है सभी के जगह पे HH इस तरीके से लिख देना है। ठीक है, इस तरह से जो है आप लोगों को इंडिकेट कर देना है। ठीक है, उसके बाद H आपको इस तरह से लिख देना है। चलिए मैं आपको लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ किस तरीके से, आपको इसी तरह से संरचना बनाना है। देखिए C5 गो हो गया है और H जो है 12 गो हो गया है। तो यही आप लोगों को जो है समाव्यता का फॉर्मूला बताना है, ये सूत्र आप लोगों को संरचना देना है, यही आपको देना है। और मैंने ऑफलाइन क्लास में आप लोगों को बहुत पहले भी बताया है, बहुत पहले भी आप लोगों को बताया, ये 2-3 बार मैं आपको रिवीजन भी करा चुका हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि ओजोन क्या है। तो देखिए दोस्तों ओजोन क्या है, पहला इसमें दे रहा है कि किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है, और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत की छाया को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। तो देखिए पहला इसका आंसर लिखना है ओजोन क्या है। तो इसको आंसर इस तरीके से देना है कि ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है। इसका एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं के संयोग से बनता है। इसका अणुसूत्र -O3 होता है, यानी ऑक्सीजन होता है। ठीक है, यह ऑक्सीजन के 3 अणुओं की सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरण की अभिक्रिया से बनता है। उसके बाद ये फॉर्मूला आपको लिख देना है
ओ अभिक्रिया जो है यहाँ पे हो जाएगा पराबैंगनी किरण, ठीक है, यहाँ पे आपको पराबैंगनी किरण लिख देना है तीर के ऊपर। उसके बाद O प्लस O हो जाएगा। उसके बाद ये होगा परमाणुवी ऑक्सीजन, ये क्या बनेगा, परमाणुवी ऑक्सीजन बनेगा। और परमाणुवी ऑक्सीजन में क्या करना है कि O प्लस O2 को अगर हम जोड़ लेते हैं, यानी ऑक्सीजन में ऑक्सीजन को जोड़ लेते हैं, तो वो तीर चिन्ह क्या आ जाएगा, वो ओजोन बना देगा, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है समीकरण के रूप में लिख देना है, ठीक है, अभिक्रिया के रूप में। उसके बाद आगे लिखना है आपको, पैराग्राफ चयन करने के बाद लिखना है कि ओजोन पृथ्वी की सतह पर विशेष आवरण बनाती है जो पराबैंगनी किरणों से बचाती है। पराबैंगनी किरण हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है, इस प्रकार यह परितंत्र को नष्ट होने से बचाती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों उपाय जो कहा गया था कि ओजोन परत की क्षति के लिए क्या उपाय होने चाहिए, तो आपको इस तरीके से लिखना है कि ओजोन परत की क्षति के लिए निम्न उपाय चाहिए, ठीक है। तो पहला लिखना है कि सुपरसैनिक विमानों का कम से कम उपयोग करना। दूसरा लिखना है संसार में नाभिकीय विस्फोट का नियंत्रण करना। तीसरा लिखना है कि कार्बन जैसे खतरनाक यौगिक का कम से कम उपयोग करना। इस तरीके से आप लोग जो है ओजोन का जो है ओजोन परत का हम लोग क्षय से होने से बचा सकते हैं, क्षति होने से बचा सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन इसका साइंस का जो है लास्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव में बच्चों के लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो इसका आंसर सटीक रूप से देना है कि निषेचन क्रिया में यदि पुरुष का एक्स लिंग गुणसूत्र स्त्री की एक्स लिंग से मिलता है तो इसमें XX जोड़ा बनेगा अतः संतान लड़की के रूप में होगी। और लेकिन जब पुरुष का Y लिंग गुणसूत्र स्त्री के X लिंग गुणसूत्र से मिलकर निषेचन करता है या निषेचन करेगा तो XY बनेगा, इससे लड़के का परिभाषा लिखने के बाद दोस्तों आपको इस तरीके से जो है संरचना लिख देना है। XX जो होगा वो लड़की होगा, गर्ल्स होगा, ठीक है, और ये जो होगा ये लड़का हो जाएगा, XY जो हो जाएगा वो लड़का हो जाएगा। इस तरीके से आपको इंडिकेट कर देना है। तो